और अपना विषय है तनाव से मुक्ति। तो ये बातों से, इस विषय से जुड़े हुई बातें ही करेंगे। ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी बात। अपने बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स रहती है, अलग अलग सिस्टम्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी अपना जो मेंदु है, ब्रेन है, वो जो चलाता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ऊपर है। हाँ। फिर आँखों का सिस्टम है, हाँ, ऑप्थेल्मिक सिस्टम। कानों का सिस्टम है, ऑडिटरी सिस्टम हो गया। हार्ट का काम चलाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है। इंटेस्टाइन है, वहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो एक सिस्टम है। किडनी का काम करने वाला रेनल सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है बॉडी में, वो अपना अपना काम करते रहते बिना बोले, हमें बिना पूछे अपना अपना काम करते रहते। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है समझने के लिए, लेकिन हम आसानी तरीके से सीखेंगे। इसमें से और एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे और लिम्फेटिक सिस्टम रहती है, बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, लेकिन लिम्फेटिक एंडोक्राइन सिस्टम नाम की एक सिस्टम है। एंडोक्राइन मतलब वो अपने शरीर के अंदर ही अंतःस्राव, अंदर ही तैयार करने वाले कुछ स्राव है, सिक्रीशंस है, वो तैयार करते हैं वो कुछ ग्लैंड्स में। और वो ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते थे। वो ग्लैंड में से वो जो स्राव है वो ब्लड में चला जाता है सीधा, और वो ब्लड में से फिर चला जाता है जहाँ पे उसका कार्य करना है उस पेशी तक। ये इतना सिस्टमैटिक है अरेंजमेंट अपने बॉडी में। तो जैसे कि पोस्टमैन वगैरह एक पत्र देता है, लेकिन वो एड्रेस अच्छा नहीं हो तो दूसरे घर पे चला जाता है। पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दे आ, ऐसा होता नहीं इसमें। वो जो है जिसके नाम से वो चिट्ठी है उसकी यहाँ तक पहुँच जाती है। यानी जो हार्मोन है जिसके लिए तैयार किया गया है, जिस पेशी के लिए तैयार किया गया है, इस सेल के लिए तैयार गया है, वहीं पे जाके वो चिपक जाता है हार्मोन, वहीं जाके वो काम करता है। ऐसा है, उसके लिए उसको हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन बोले तो संप्रेरक, हाँ, मराठी में भी बोलते हैं संप्रेरक, हिंदी में भी संप्रेरक ही बोलते हैं। संप्रेरक ये प्रेरणा देने वाला, यानी आगे का जो पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट है, सेल है, उसका फंक्शन अच्छा हो इसलिए प्रेरणा देता है, इसलिए इसको संप्रेरक बोलते हैं। हार्मोन अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इतना समझ गया, आसान बात। हाँ, तो अभी कौन से हार्मोन्स है हम पता कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, नहीं लिखा तो भी समझ में आ जाएगा। अपने शरीर में ही बहुत सारे हार्मोन तैयार करने वाले ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि है, ग्रंथि बोलते हैं उसको, हाँ, ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है वो बहुत सारी है, तो एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम कर लेते हैं। वो समझने के लिए कुछ लोग पढ़ाई में ऊपर से नीचे तक आते हैं, लेकिन मैं सोचा कि कैसे समझाए, तो मैं ज़रा नीचे से ऊपर की तरफ सोचता हूँ, तो वो आसान जाएगा समझने के लिए। कैसे बताता हूँ। ये महिलाओं में और पुरुष दोनों में बहुत सारे ग्रंथि सरीखी है। कुछ चेंजेस है, वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। चेंजेस ऐसे है कि औरतों में ओवरीज है, उसको बोलते हैं बीजाशय, हाँ, अंडकोश बोलते हैं, बीजाशय, बीज कोश बोलते हैं, बीज कोश, हाँ। और मर्दों में जो है वो अंडकोश है, हाँ। तो दोनों तरफ ये अलग अलग बातें हैं, और इसमें से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। इतना ही कुछ डिफरेंस है, बाकी सब हार्मोन सरीखे हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। औरतों में जो है, जो बीज है, उनको दो बीज हैं, हाँ। जो गर्भपिशु है उसके दोनों साइड में, हाँ, वहाँ पे गर्भपिशु से ऐसे एक नली निकलती है, और नली के आखिर के सिरे पे एक बीजाशय रहता है, हाँ। वो बीजाशय को बोलते अंग्रेजी में ओवरी। तो ये दो है, राइट लेफ्ट, और उसमें से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। इसमें से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, ये कहाँ से तैयार होता है? तो हर महीने वो बीज कोश में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, हाँ। और वो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, वो फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं, फिर उसमें से बीज बाहर आता है, और वो नलिका से
अंदर चला आता है गर्भाशय के अंदर, बराबर। ऐसा होता है, सोनोग्राफी में ये चेक करते हैं। तो वो जो फॉलिकल है, वो फॉलिकल में से हार्मोन क्रिएट होता है, तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। तो ये जो एस्ट्रोजन है वो फॉलिकल में तैयार होता है। और ये एस्ट्रोजन काम क्या करता है, ये हार्मोन, वो ये अपना जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, यानी कि द्वितीय यौन लक्षण, हिंदी में बोलेंगे द्वितीय यौन लक्षण, मतलब क्या, जन्म से तो पता चलता है कि ये लड़की है लड़का है, ये तो पता चल जाता है। लेकिन द्वितीय लक्षण कौन से हैं, तो द्वितीय लक्षण बोले तो जो बाद में डेवलप होते हैं, 10, 11, 12, 13 साल के बाद जब आने लगता है तब ये डेवलप होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वितीय यौन लक्षण। यानी औरतों में स्तनों का विकास होता है और पेल्विस का जो पार्ट है वो चौड़ा होने लगता है। मासिक धर्म जो है, मासिक माहवारी जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी इससे डेवलप होती है, वो इससे नियमितता होती है। तो ये हार्मोन ये बातें करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है और मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करता है। हर महीने माहवारी आने का जो हार्मोन है वो ये हार्मोन है। दूसरा हार्मोन कौन सा है, ये दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कहाँ पे आता है, वो प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय की परत को वो मोटा करता है। लेकिन वो तैयार कहाँ पे होता है, वो ओव्यूलेशन के बाद, यानी वो फॉलिकल से जब बीज बाहर आता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये जो है वो बचा हुआ जो फॉलिकल का पार्ट है, उसमें से ये हार्मोन तैयार होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और ये काम करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने का। कितना समझ में आ गया, बस इतना ही ज्ञान बहुत है। दूसरा, मर्दों में ये दूसरा ये रहता है, वो अंडकोश रहता है, उसमें से कुछ हार्मोन तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी काम क्या करते हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं, यानी कि द्वितीय यौन लक्षण, यानी कि लड़कों में फिर उसकी आवाज़ में बदलाव आता है, उसके शरीर पे टेस्टोस्टेरोन से होता है। इतना याद आया, इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है। और सेक्स ड्राइव जो रहता है, लिबिडो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सेक्स ड्राइव, वो भी ये कंट्रोल करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर ये बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो बातें हो गई, ये हार्मोन, दो ग्रंथि देख लिया। अभी थोड़ा सा ऊपर आते हैं पेट की तरफ। यहाँ पे इधर दो किडनीज है, दोनों किडनीज है, और किडनी के ऊपर के छोर पे, कोने पे दो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, ट्रायंगुलर शेप, कैप जैसी, टोपी जैसी, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स। और एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत सारा रोल ये करती हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती है, एक बड़ा काम करती हैं। वो जो है उसमें भी हार्मोन तैयार करती है, उसका हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। और आज का अपना जो विषय है ये इसके ऊपर ही जाने वाला है। तो कॉर्टिसोल डेवलप करता है हार्मोन। तो ये कॉर्टिसोल डेवलप करता है और दो हार्मोन करता है, अल्डोस्टेरोन नाम का और एड्रेनालिन नाम का। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन 3 हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, अल्डोस्टेरोन। इतना याद रखो। ये कॉर्टिसोल को ही तनाव संप्रेरक बोलते हैं। ये तनाव वाला हार्मोन जो है ना, ये कॉर्टिसोल ही है। ये कहाँ पे है, किडनी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये दोनों। ये वैसे देखे जाए कॉर्टिसोल करता काम है क्या है, वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, और हाथों पैरों की सूजन कम करता है, और रक्तदाब, ब्लड प्रेशर नियंत्रण करता है। ऐसा इसका काम है। ये दो हार्मोन ये समझ में आ गया, 2 ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथियाँ हो गई। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो और इधर ये रहता है, पैंक्रियाज करके एक रहता है, इंटेस्टाइन का ऐसे लूप में यहाँ पे एक पैंक्रियाज रहता है, उसकी एक डक्ट रहती है जो इंटेस्टाइन में इंसुलिन डालता है। तो पैंक्रियाज जो है, स्वादुपिंड बोलते हैं मराठी में, उसमें से क्या सिक्रेट होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है। और इंसुलिन क्या काम करता है, तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। और
ये इससे अगर कम ज़्यादा कुछ बातें हो जाएं तो अपन बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया। तो टाइप 1, टाइप 2 ऐसे डायबिटीज़ हैं। उसके सकोल डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मालूम होना चाहिए इसलिए कि अगर पैंक्रियाज का काम बिगड़ जाए, पैंक्रियाज का सेल का काम बिगड़ जाए कुछ अंदरूनी बातों से, ऑटो इम्यून डिसीज से, तो इंसुलिन तैयार होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती तो उसको टाइप 1 बोलते हैं, डायबिटीज़। लेकिन इंसुलिन की सेल अच्छी है, पैंक्रियाज की सेल अच्छी है, इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, लेकिन वो पूरी प्रमाण में नहीं सिक्रेट हो रहा है, लेकिन है इंसुलिन, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है शुगर लेवल, तो उसको बोलते हैं टाइप 2। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये रिवर्सिबल है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। जिनको भी होगा वो डॉक्टर से मिले, पता कर ले, बहुत अच्छे डायबिटिशियन रहते हैं, वो अपने को हेल्प करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है क्योंकि उसमें इंसुलिन आता है, लेकिन उसमें कुछ चंद बातें हैं वो बाद में देखेंगे। आज का विषय वो नहीं है, नहीं तो डायबिटीज़ के ऊपर अपना व्याख्यान चला जाएगा। तो उसके बाद आता है, थोड़ा सा और ऊपर आए तो ये जो यहाँ का बोन है, ये जहाँ पे चेस्ट चालू होती है, बोन चालू होते हैं, वहाँ पे ये ऊपर की नॉच है, इसकी थोड़ा सा नीचे, इसको स्टर्नम बोलते हैं। यानी चेस्ट का सबसे पहला ऊपर का बोन, स्टर्नम जो पतला सा है, उसके पिछले साइड में एक ग्लैंड रहती है, उसको थाइमस बोलते हैं। वो थाइमस ग्लैंड जो है वो बचपन में बड़ी रहती है, जैसे जैसे लेके उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी साइज़ कम होती जाती है और छोटी सी रहती है, लेकिन उसका भी फंक्शन है। उसका फंक्शन क्या है कि वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, अपने शरीर की इम्यूनिटी जो है बढ़ाती है। यानी कि पांढरी सफ़ेद पेशिया जो है, सफ़ेद पेशिया है ना, वाइट सेल्स, उसका टी लिम्फोसाइट्स नाम का जो है वो बढ़ाते हैं, ताकि हमें जो होने वाली बीमारी है वो कैसे कंट्रोल कर सके, इसके बारे में ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। ये थाइमस ग्लैंड है, बस इतना याद रखो। आगे थोड़ा सा ऊपर आए तो यहाँ पे एक ग्लैंड है, गले के बराबर बीच में, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, सबको पता है। थायराइड ग्लैंड वो कैसे फूल पाखरू जैसा रहता है, क्या बोलते, तितली जैसा रहता है, ऐसा आकार। तो बहुत सारे लोगों में, कुछ लोगों में बड़ा हुआ दिखता है, कुछ लोगों में दिखता ही नहीं। तो नहीं दिखना ये अच्छी बात है, दिखना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रेट करती है, 3 प्रकार के। कौन से T3 है, T4 एंड TSH। तो नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन है, तो अलग अलग नाम है, इसके डिटेल में मत जाओ, ताकि ये गड़बड़ी हो सकती है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन इतना याद रखो कि ये हार्मोन जो है अगर कम हो जाए तो कुछ लक्षण दिखते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो कुछ लक्षण दिखते हैं। तो अगर ये थायराइड हार्मोन जो है अगर कम हो जाए तो क्या क्या दिखता है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी हार्मोन से लेकिन कम सक्रिय है, बहुत कम। तो कैसा है, तो उसमें वजन बढ़ता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ता है। दूसरा होता है थकान महसूस होती है, और कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज बोलते हैं। रूखी त्वचा, स्किन है बहुत रूखी लगती है, ड्राई। ठंड लगना, और बाल झड़ना, ये ऐसे कुछ लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म में दिखाई देते हैं। लेकिन एक दूसरा लक्षण दिखाई दे तो ऐसा मत समझो कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। इसमें 2-4 लक्षण इकट्ठा दिखाई दे तो सोचना है, और खाली सोच के चलेगा नहीं तो स्ट्रेस आएगा। तो डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करवा लो, थायराइड लेवल के हार्मोन का, तब पता कर लो, तब जाके सोचो। ऐसा अपना खुद डायग्नोसिस मत करो। हाइपरथायरॉयडिज्म भी रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जिसमें हार्मोन लेवल बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो कौन से लक्षण दिखते हैं, तो तेज़ी से वजन घटता है उसमें। हाइपरथायरॉयडिज्म में तेज़ी से वजन घटता है, बेचैनी महसूस होती है, रेस्टलेस, बेचैन होता है, और गर्मी ज़्यादा लगती है, बॉडी हमेशा ऐसी गरम गरम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, ट्रेमर्स, हाथ कांपते हैं। उसके ऐसे बैठे ना, ऐसे भी देखा,
ऐसा हाथ करने के लिए बोल दिया, आंखें बंद, ऊपर ऐसे एक पेपर रख दिया, तो अपने दिखता है वो ऐसे हाथ ट्रेमर्स आते हैं। तो ट्रेमर्स ये भी साइन है पहचानने के लिए। और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, यानी हार्ट रेट बढ़ता है। यानी हार्ट रेट बढ़ना, ट्रेमर्स आना, बेचैनी होना, वजन कम होना, ये सब लक्षण जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं। लेकिन ये भी कैसे, तो जाके चेक करवा लेते हैं, उससे पता चलेगा कि ये लेवल्स बढ़े हैं क्या नहीं बढ़े हैं और अपने में लक्षण है क्या नहीं। लेवल्स बढ़ गए तो लगे तुरंत लक्षण नहीं दिखाई देंगे, ये बहुत दिनों से ऐसा होता रहेगा तब लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया थायराइड हार्मोन। थोड़ा और ऊपर आते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये जो है दो आँखों के बीच में अगर पीछे चला जाए, अंदर मेंदु है, हाँ ब्रेन है, तो वो ब्रेन के यहाँ पे शुरुआत में फ्रंटल कॉर्टेक्स में आगे एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये उसके पीछे एक हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस के नीचे है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, इतना याद रखो। उसके नीचे एक ग्लैंड है, इतना याद रखो। और एक ग्लैंड जो है अपना मटर का दाना रहता है ना, मटर का दाना, हाँ वाटाना, उसके इतने साइज का रहता है। हाँ, और उसको दो पार्ट रहते हैं, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट। एंटीरियर यानी कि पहला, अगला, पोस्टीरियर यानी पिछला पार्ट। और इतना छोटा सा जो है ग्रंथि, उसमें से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हाँ, बहुत सारे हार्मोन। देखो मजे वाली बात क्या है, इसलिए इस ग्रंथि को बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। यानी बाकी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है, यानी कि उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। कैसा? इसलिए मैंने वो नीचे से ऊपर तक सोचते हुए आया, समझाने के लिए बोला। तो ये जो ग्लैंड है, यह क्रिएट करता है, सीक्रेट करता है, एंटीरियर पार्ट जो है वो करता है ग्रोथ हार्मोन जो अपना ग्रोथ करता है। बच्चों में ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, ये ग्रोथ हार्मोन। शरीर की वृद्धि, हड्डी का विकास होता है, ग्रोथ हार्मोन डेवलप करता है। दूसरा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है इसमें से। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को, देखो यहाँ से आता है, लेकिन वो थायराइड को उत्तेजना देता है, हाँ, प्रेरणा देता है। हाँ, और थायराइड के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, यानी यहाँ से आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो आपने देखी किडनी के ऊपर जो है, वो ये ACTH, ये जो हार्मोन है, ये जाके वो एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड फिर उसके हार्मोन सीक्रेट करती है। समझ में आ रहा? इसलिए मैंने ऐसे उल्टा सोचा था समझाने के लिए कि ये जो है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये ब्लड में जाके एड्रेनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड फिर अपना कॉर्टिसोल डेवलप करता है। ठीक है, समझ में आया? और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन कौन सा डेवलप करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। अभी समझ में आ रहा होगा आपको। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में से कहाँ जाता है? ओवरी पे जाता है और वहाँ पे फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उधर का हार्मोन क्रिएट करता है। ऐसी बात है। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी प्रजनन अंगों के कार्यों को ये नियंत्रित करता है। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन। और एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये इधर से ही सीक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि से। वो जो है महिलाओं के स्तन में दूध का प्रोडक्शन जो आता है डिलीवरी के बाद, हाँ, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से आता है। डिलीवरी के बाद फिर बच्चा जो है वो माँ का स्तन चूसने लगता है, तो रिफ्लेक्स जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। फिर वो ब्रेस्ट पे आके काम करता है और ब्रेस्ट की ग्रंथियाँ जो है वो मिल्क सीक्रेट करती है। ऐसा मैकेनिज्म है। समझ में आ रहा? इसलिए वो प्रोलैक्टिन हार्मोन इधर से आता है, लेकिन डिलीवरी के बाद आता है। हाँ, बच्चा का रिफ्लेक्स आता है चूसने का स्तन, तब जाके वो मैकेनिज्म पूरा होता है। तो ये हो गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे के हार्मोन्स। अभी थोड़े से पीछे के हार्मोन देखते हैं। उसी ग्लैंड में पिछला भाग है, उससे भी कुछ हार्मोन आते हैं।
उसमें आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रसव के समय गर्भाशय के जो मसल्स हैं, संकुचन और आकुंचन संकुचन जो है, हाँ, वो प्रसव वेदना कम करने के लिए उसको मदद करता है। गर्भाशय के संकुचन जो है आकुंचन ये करता है ना, ताकि जो देखो गर्भापिशवी में बच्चा है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के टाइम गर्भापिशवी इतने दिन से ऐसे आराम से पड़ी हुई है, उसमें बच्चा बढ़ते जा रहा है, गर्भापिशवी बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिरी दिनों में गर्भापिशवी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आकुंचन होने लगती है और वो बच्चे को आगे ढकेलती है बाहर जाने के लिए। यानी वो बाहर जब बच्चा आने लगता है तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो गर्भापिशवी का मुंह खुलना, बच्चा बाहर आना और उसके बाद वो जो प्लासेंटा है, वार है, वो बाहर आना, ये डिलीवरी की 3 स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए ये हार्मोन काम में आता है। यानी डिलीवरी को यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, गर्भाशय आकुंचन पाने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में आता है, इतना याद रखो। और एक हार्मोन रहता है ADH, ऐसे वासोप्रेसिस बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते तो किडनी से पानी जो है सब पूरा पानी बाहर ना चला जाए, इसलिए कुछ पानी किडनी से अंदर, उसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषण, फिर से अंदर खींच लेना, ये काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। और इसलिए शरीर का पानी का नियंत्रण ये करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये ऐसा है। इतना समझ में आ गया। ये हो गया अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है, तो समझो मैं यहाँ से एक पूरी लेशा ऐसा पीछे ले जाऊँ और यहाँ मध्य से एक लाइन डाल दूँ, तो इधर बीच में जो सेंटर में आएगा मेंदु के अंदर सेंट्रल पार्ट में, वहाँ पे रहती है ग्रंथि, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। वो ग्रंथि जो है वो शंकु के आकार की रहती है, छोटी सी रहती है, और ये सिक्रेट करती है मेलाटोनिन। क्या सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन। अभी ये मेलाटोनिन का काम क्या है? ये हार्मोन का, ये हार्मोन क्या करता है? नींद का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नींद का नियंत्रण, मेलाटोनिन। यानी कि रात के वक्त मेलाटोनिन रिलीज होता है। यानी मेलाटोनिन रिलीज होता है तो नींद को बढ़ावा मिलता है, हमें नींद आने लगती है मेलाटोनिन बढ़ने की वजह से। और ये क्या करता है काम? शरीर की जो जैविक घड़ी है, उसको अपन बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। यानी कि सुबह उठना, दिन भर काम करना, और फिर से ऐसे दिन भर का जो है खाया हुआ है वो पचाना, और शाम को फिर से नींद आना। तो नींद जागना ये जो दिन भर का है, ये पूरा जो है ये काम ये ग्रंथि देखती है। और इसमें मेलाटोनिन जो है ये नींद लाता है। इतना याद रखो, आगे बोलेंगे इसके बारे में। जब बात आएंगी, स्ट्रेस की बात आएंगी, तब ये इसका काम भी आता है। तो मेलाटोनिन ये उत्पादन कब होता है, सिक्रीशन कब होता है, ये कब आता है ब्लड में? तो ये उत्पादन अंधेरे में ये बढ़ जाता है। अंधेरा रहेगा तो बढ़ जाता है, और फुल लाइट रहेगा तो मेलानिन सिक्रीशन कम हो जाता है, और रोशनी में कम होता है। इतना याद रखो। कभी कभी ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से लोग ऊर्जा का केंद्र भी बोलते हैं। ऊर्जा का केंद्र भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, ये होगा इतनी बातें अलग अलग ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स, और हार्मोन्स का काम करते हैं। अगर इतना आपने पता चल गया होगा तो चलते हैं अपने विषय की तरफ। तो अपना विषय जो है तान तनाव, तनाव से मुक्ति का। तो तनाव क्या है? तो एक बात याद रखो, शरीर में जो सब हार्मोन की बातें हो रही है, तो ये तभी होती है जब शरीर में कुछ फैक्टर आ जाए, शरीर में कुछ इमोशनल, नहीं तो कुछ शारीरिक, ऐसी कुछ बातें हो जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो ये हार्मोनल साइकिल सर्कुलेट होती है, कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए आसान कर देता हूँ कि समझो कुछ ट्रॉमा, यानी कुछ मार लगा है, जख्म हुई है अपने को, हम गिर गए, मार लग गया अपने को, ट्रॉमा है, शरीर को फिजिकल है। तो ये जो संवेदना है
ये जाती है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कहाँ है? ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये ऑर्डर देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको ऑर्डर देता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? एंटीरियर पार्ट, वो एसीटीएस सीक्रेट करती है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ जाके ऐड करता है? एड्रेनल ग्लैंड पे। और एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? वो करती है कॉर्टिसोल डेवलप। और कॉर्टिसोल क्या करता है? फिर कॉर्टिसोल अलग अलग केमिकल्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जो है वो अलग अलग बातों में ये उनको काम को लगा देता है ये हार्मोन। और वो जाता है अलग अलग दिशा में, ताकि हार्ट की तरफ जाके केमिकल्स हार्ट का रेट बढ़ा देते हैं। और ये लिवर की तरफ जाके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नियंत्रण में लाता है। और जहाँ पे अपने को ये चाहिए, हमें चाहिए ग्लूकोज लेवल अच्छी तरह से वो मेंटेन करता है ऐसे स्ट्रेस फैक्टर में ना। और क्या करता है कि ये हड्डियों में जाके वहाँ से कुछ कैल्शियम भी रिलीज करता है वहाँ पे। और कुछ क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स भी रहते हैं, तो और एक कैल्शियम भी। तो ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं, तो ब्लीडिंग कंट्रोल का काम भी ये करते हैं। तो और बहुत सारी जो फंक्शन है बॉडी का, जो स्ट्रेस आया था मार लगने की वजह से, जख्म होने की वजह से, तो वो कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी अपने आप काम करने लग जाती है। तो ये साइकिल बता दिया मैंने कि मार लगा, कुछ हुआ, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस में ब्रेन को चला गया, पिट्यूटरी को एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल डेवलप, कॉर्टिसोल अलग अलग इसमें जाके अलग अलग फ्री फैटी एसिड प्रोटीन्स है, ये है केमिकल्स है, उनको बोल के वो अपना अपना काम करवा देते हैं, ताकि अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, अपना वो मसल जो है वो रिपेयर करता है, ब्लीडिंग है जो स्टॉप करता है, अपना पेन है वो जो रिलीव करता है। ये सब बातें ये करता है और अपने को अच्छा फील होता है। तो ये सब होने के लिए इतनी सारी बातें होती रहती है। एक उदाहरण दिया है, अगर एक उदाहरण समझ में आ गया होगा तो अभी हम कौन सा भी उदाहरण ले तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस कैसा है, कौन सा स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस, तनाव मुख्य कारण है अपने, बाहरी मुख्य कारण है। मुख्य कारण बाहरी रहते हैं कि अपना काम, जॉब है, जॉब की जगह पे कुछ टेंशन है, बहुत काम है, काम का तनाव है, बहुत काम मिला है, नौकरी जाने का खतरा है, ये भी टेंशन आ सकता है। पैसे का है, इकोनॉमिकल है, आर्थिक कुछ तंगी चालू है, नहीं तो कुछ कर्जा निकाला था वो अब तक फेड़ा नहीं है, उसका EMI भरना बाकी है, ये भी स्ट्रेस ही रहता है। और रिलेशन में, अपने रिलेशन में भी कुछ तनाव आते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं रहे तो भी तनाव आ जाता है, ये भी बात है। ये सब बाहरी दबाव है। और कुछ दूसरे कैसे रहते हैं तनाव, अगर जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आ जाए तो भी होता है। सकारात्मक भी रहते हैं, नकारात्मक भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। जैसे कि शादी कर लिए, शादी के बाद बहुत सारा स्ट्रेस तो वो शादीशुदा लड़की के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अलग घर में चली जाती है। अलग घर में जाने की वजह से उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, पता नहीं चलता। आते ही बहुत सारे उनको काम को लगा देते हैं, वो नई जगह पे रहती है, तो उसके मिस्टर ने, उसके मर्द ने समझ लेना चाहिए अलग जगह पे आई है, तो उसको भी स्ट्रेस आया होगा। तो उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो शादी है, अपना घर अचानक बदला है, उसका ऊपर है। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। आंतरिक बातें भी रहती हैं, आंतरिक बातें यानी कि अपना नकारात्मक सोच भी होती है, तो उसके वजह से ये ज़्यादातर स्ट्रेस आता है। चिंता है, डर है, इसकी वजह से भी होता है। कुछ पर्यावरणीय है, इन्वायरमेंटल भी है, पर्यावरणीय भी होता है, यानी कि आजू बाजू में बहुत शोर है। आज के लोग डीजे लगाने के बाद तो मेरा तो इतना ऐसा होता है ना, तो वहाँ से पास हो जाऊँ ना तो मुझे बहुत धड़कनें तेज हो जाती है। और आपको भी अनुभव आया होगा, बहुत धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि अटैक ना आ जाए। तो इतना बड़ा डेसिबल साउंड रहता है कि कंट्रोल के बाहर रहता है। उसके ऊपर कुछ तो एक्शन होनी चाहिए, ठीक है, अपना काम वो नहीं है, लेकिन
उसके वजह से भी अपना स्ट्रेस आ जाता है, ये याद रखो। भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ की जगह में भी आ जाता है। तो ये बाहरी है। तो ये बात अपने समझ में आ गई। तो अब ये मुद्दे पे आते हैं फिर से। अपना जो तनाव वाला हार्मोन जो है वो है कॉर्टिसोल। हाँ, सीधा अगर बोल दिया होता कॉर्टिसोल ऐसा है तनाव वाला हार्मोन तो समझ में नहीं आता था। कॉर्टिसोल तनाव वाला हार्मोन है अभी, लेकिन ये हार्मोन अपने शरीर में रहता है क्या? हाँ, हमेशा रहता है। अपने शरीर में उसकी लेवल रहती है क्या? हाँ, रहती है, नॉर्मल लेवल रहती है। हाँ, तो इसकी नॉर्मल लेवल क्या है? तो इसकी नॉर्मल लेवल अपने शरीर में है वो एक कम ज़्यादा होती रहती है दिन भर में। ये सुबह 6 से 8 बजे तक उसकी लेवल जो है ना 10 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर ऐसी रहती है। याद मत रखो, इतना याद रखो कि सुबह ज़्यादा रहती है 6 से 8। और आफ्टरनून में 4 बजे 4 PM को, हाँ अभी 4 बज गए हो गए, तो अपना 315 कम हो जाती है इसकी लेवल, कॉर्टिसोल की लेवल कम हो जाती है। और ये टेस्ट कैसे करते हैं? इसको टेस्ट करने का अलग अलग है। ब्लड सैंपल देके टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन सैंपल देके टेस्ट करवाते हैं, लेकिन यूरिन सैंपल 24 आवर्स का देना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। और सलाइवा, मुंह में के जी सलावा है, लार बोलते हैं अपना, लार मराठी, वो सलाइवा जो है वो भी लेके उसका टेस्ट करते हैं। तो उससे भी और वो शक्य तो ज़्यादातर मॉर्निंग का सलावा लेते हैं, हाँ, तभी ये पता चलता है। तो उसका लेवल्स भी अलग अलग आता है, लेकिन सलावा का जो है वो एकदम नैनोग्राम में रहता है और ये बाकी माइक्रोग्राम में रहता है, इतना याद रखो। लेकिन ये हार्मोन की लेवल अपने शरीर में नॉर्मली रहती है। फिर इसका काम क्या है? कॉर्टिसोल का काम क्या है? क्या काम करता है कॉर्टिसोल? तो ये अपने को पता चाहिए। लेकिन अगर ये हाई हो जाए तो क्या होता है? तो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस आता है। कॉर्टिसोल अगर बढ़ जाए तो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, तो और ऐसे स्ट्रेस आ जाते हैं तो ये कॉर्टिसोल अपने आप बढ़ता है। तो ये बढ़ता जो है तो और स्ट्रेस बढ़ाते जाता है। तो और ऐसे ये स्ट्रेस बढ़ते 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 अगर एक कांस्टेंट बढ़ते जाएगा, हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा, तो शरीर के ऊपर अलग अलग साइड इफेक्ट्स आते हैं, बुरे दुष्परिणाम आते हैं। तो दुष्परिणाम कौन से पहले मालूम कर लेते हैं। हाँ, फिर वो कम कैसे करना है देखते हैं। तो कॉर्टिसोल के अभी उसके पहले एक बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मली अपने शरीर में रहता है, बराबर है। तो इसका एक काम है अपने शरीर में, ये समझो टेम्पररी लेवल पे ये अचानक बढ़ता है कॉर्टिसोल, लेकिन ये अच्छा काम करता है, ये शरीर के लिए अच्छा भी है। तो ये ज़िंदगी भी बचाता है। कैसे बचाता है ज़िंदगी? तो इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड मतलब कैसा कि फाइट मतलब फाइट करना, और फाइट करना यानी कि लड़ना है, और फ्लाइट मतलब क्या है? अपना अगर वहाँ पे नहीं चला तो वहाँ से भाग जाना है। हाँ, ऐसा काम ये करता है। यानी कि उदाहरण समझने के लिए उदाहरण बताता हूँ कि समझो एक कुत्ता है, कुत्ता अपने पीछे लग जाए तो क्या होता है? पहला क्या होता है रिएक्शन? नॉर्मल है ना, कुत्ता पीछे लग जाए तो क्या होगा? तो पहले डर जाते हैं, बराबर है, डर जाते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है डर के वजह से। हाँ, और ये मुझे काट ना ले, ये, और डर जाते हैं और ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है। और लेकिन क्या करता है? कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है तो अपना धड़कनें तेज करवा देता है। हाँ, हार्ट रेट बढ़ता है, पसीना आने लग जाता है, हम कांपने लग जाते हैं। हाँ, और है, इसमें दो बातें होती है। ये कॉर्टिसोल की वजह से ऐसा होता है कि एकदम से वो या ऐसा आ गया तो हम डर जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ता है, डरते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, पसीना आ जाता है। लेकिन इसमें एक बात करते हैं हम, ऐसा होने की वजह से ये कॉर्टिसोल हमें मदद करता है लड़ने के लिए, यानी कि प्रिपेयर्डनेस है अपना बॉडी का, यस, और वो बोलता है कि फाइट कर। तो हम उसका क्या करते हैं? फिर पहला फाइट करने की कोशिश करते हैं, कुछ देखते हैं, डंडा है क्या,
कुछ ये लाठी है क्या, कुछ पत्थर है क्या, और उसको भगाने की कोशिश करते हैं। ये तो हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ तो करेंगे। लेकिन ये जो है ये फाइट है, अपना शरीर फाइट करता है उसके अगेंस्ट। लेकिन ये जो धड़कनें तेज हुई, हाँ, पसीना आया, डर आया, ये कैसा हुआ, इसमें कॉर्टिसोल डेवलप हो गया। और कॉर्टिसोल अपने को हेल्प कर रहा था यहाँ पे। लेकिन ये कॉर्टिसोल जैसे ये डर निकल जाता है, ये सिचुएशन निकल जाती है, तो कॉर्टिसोल फिर से नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ गया? इतना आसान है। और दूसरा उदाहरण समझ में आने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट मोड का, ये इसका उदाहरण क्या दे अभी। हाँ, अगर काम के जगह पे अगर कुछ तार है और बॉस ने अगर बोल दिया कि ये बहुत सारा काम है, आज का आज करना है, तो हम करते। लेकिन बोलते हैं कि पहले गुस्सा आ जाता है, टेंशन आ जाता है, पसीना आ जाता है, उसके बारे में एकदम चिढ़ आ जाती है। हाँ, एकदम सांसों सांस तेज होने लगता है, इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, बॉस के ऊपर, इसको क्या करूँ। हाँ, और सोचते हैं, लेकिन मन के अंदर चलता है ठीक है अभी काम तो करना है, तो हम फिर एक काम करते हैं उसमें से, एक तो झगड़ा करके उससे बात करके ये कर लेंगे, नहीं तो दूसरा हम एडजस्ट कर लेंगे, फ्लाइट मोड कर लेंगे। मतलब वहाँ से हम सोचेंगे ठीक है बॉस ने बोला है तो करवा लेते हैं, और हम चुपचाप वो काम ले लेते हैं, स्वीकारते हैं और काम करने लग जाते हैं। ये भी करते हैं, इसको बोलते हैं पलायनवाद। हाँ, ऐसा भी करते हैं। तो ये कॉर्टिसोल का है काम। और परीक्षा अगर जाए, परीक्षा में जाए, टेंशन आता है परीक्षा में, क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, फेल ना हो जाओ, टेंशन आने लग जाता है, पसीना भी आने लग जाता है, कॉर्टिसोल डेवलप करता है अपना। हाँ, ये सब बातें, तो वो डर की वजह से कॉर्टिसोल डेवलप हो जाता है। और फिर दो बातें होती हैं, हम सोचते हैं एक तो पेपर छोड़ के आ जाना पड़ेगा, नहीं तो जो आता है वो लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर दिमाग सोचता है तुझे जो भी आता है वो लिख। हाँ, एग्जामिनर पढ़ने वाला है नहीं। हाँ, और ऐसे करके वो लिखता है। नहीं तो और तीसरी बात करता है, जाने दो मुझे नहीं आता ना, फेल तो फेल, हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर लिखे बगैर चला आता है। ऐसे भी होता है। ये जो है ना फाइट एंड फ्लाइट मोड, ये कॉर्टिसोल की वजह से होता है, इतना याद रखो। हाँ, अचानक ऐसा कुछ तो एकदम बड़ा आवाज़ आ जाना, हाँ, यानी कि जैसे कि फटाका है क्या नहीं, फटाका फूटना, हाँ हाँ, बिजली गिरना, कड़कना, हाँ, ऐसे एकदम रास्ते पे टायर का फूटना, ऐसा आवाज़ आ जाता है तो हम डर जाते हैं। हाँ, और डर जाते हैं और ऐसा हाँ थोड़ा करते हैं, रिस्पिरेशन बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये सब कॉर्टिकल। ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये सब ऐसे ही है, तो आपने समझने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आ गया इतना जो है। अभी ये जो है इससे क्या क्या होता है, मैं ज़रा फास्ट जाता हूँ अभी। कॉर्टिसोल के ये हाई, हमेशा अगर हाई रह जाए, हमेशा टेंशन रह जाए, तो क्या होता है, तो शारीरिक, मानसिक, इमोशनल इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। बढ़ता है तो अगर एक क्रोनिक स्ट्रेस रहेगा तो ये बढ़ता है। लक्षण क्या है, वजन बढ़ना है, चेहरे पे, हाँ, चेहरे पे सूजन आ जाती है, चेहरा गोल मोटल लगता है, मून फेस बोलते हैं, थकावट, टायर्डनेस आता है, हाँ, हमेशा दिमाग अच्छी तरह से नहीं चलता, हाँ, चिंता हमेशा सताती है, नींद नहीं आती है, हाँ, इंसोम्निया होता है, गट हेल्थ, पेट की खराबी होती है, हमेशा पेट की तकलीफ, हाँ, सर दर्द होता है हमेशा, अनएक्सप्लेन हेडेक बोलते हैं उसको, हमेशा सर दर्द रहता है, हम जल्दी बूढ़े लगने लग जाते हैं, हाँ, ऐसा भी होता है, अपनी स्किन ड्राई होने लगती है, अपना इम्यून सिस्टम हो कम होने लगती है, यानी हमें बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। और एक इम्पोर्टेंट बात भी है पहचानने के लिए, जैसे डिलीवरी के बाद औरतों के पेट के ऊपर ऐसे स्ट्रेचेस दिखते हैं, हाँ, लेकिन थोड़े से वो पिंक रहती है, लेकिन ये स्ट्रेचेस आ जाते हैं तो अगर वजन बढ़ जाए और स्ट्रेचेस आ जाए तो ये पर्पल कलर की स्ट्रेचेस रहती है। तो ये डायग्नोसिस का पॉइंट है पहचानने के लिए कि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, एक पहचानने के लिए। तो पर्पल स्ट्रेचेस आ जाते हैं पेट के ऊपर, और मान के ऊपर इधर ऐसा ज़्यादा चर्बी आ जाती है, उसको बफेलो हम बोलते हैं। हाँ, नमकीन ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, हाँ, मराठी में खारड़ बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं मीठा नहीं खाता हूँ लेकिन नमकीन ज़्यादा खाता हूँ, तो नमकीन ज़्यादा खाता है, इसमें होता है ऐसा, कॉर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ती रहती है। तो
तो बीपी इसमें नमकीन ज़्यादा खाता है, बीपी हाई होता है, बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, पैरों पे हाथों पे सूजन आती है, स्नायू ज़्यादा नरम हो जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, बोन टिश्यू हायर लागतात म्हणतो आपण, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने हार्मोन पे चेंजेस आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी चेंजेस आ जाते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाँ, ये होता है। शारीरिक रिलेशन अच्छी तरह से रख नहीं सकते, लॉस ऑफ लिबिडी हो जाता है, महिलाओं के चेहरे के ऊपर भी बाल आने लग जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लक्षण है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, हाई रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। हाँ, फैटी लिवर हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सब होता है। तो ये अपने को मालूम हो गया तो पहले जांच करवा लो, देख लो, खातरी करवा लो, उसके बाद करो। तो ये बातें ना करो, ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पियो। हाँ, इससे कोर्टिसोल बढ़ता है। पुअर ईटिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म में खतरनाक है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पुअर हैबिट्स मत रखो। हाँ, हमेशा खाना जो है टाइम पे खाते जाओ। मोबाइल स्क्रोलिंग, मोबाइल में जो स्क्रोल करते हैं ना, वो ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, ये देखा वो देखा वो देखा वो देखा, एक के बाद एक देखते जाते हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं रहता, एक जगह पे फिक्स नहीं होता, विचलित मनोवस्था आ जाती है, इसलिए ये कॉर्टिसोल बढ़ते जाता है। हाँ, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया अगर हम करते हैं तो भी निगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है हमें। तो उपाय क्या है इसके लिए? तो अभी उपाय भी मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। इसके लिए खान पान पे नियंत्रण रखो। हाँ, यानी कि ईट प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड डाइट रखो, खाना अच्छा रखो। हाँ, नॉनवेज मत खाओ। डीप ब्रीथ्स, हाँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाँ, डीप ब्रीथ्स यानी कि लंबी लंबी सांस लेते रहो, वो एक्सरसाइज करते रहो जो हम रोज़ करते थे यहाँ पे। हाँ, आदित्य मोदी जी ने आपने वो सिखाया। डीप ब्रीथ्स वो फ़ायदेमंद है। रिड्यूस कैफीन, चाय पीना कॉफ़ी पीना कम कर दो, बंद कर दो। एडिक्वेट स्लीप, नींद पूरी लो। हाँ, अच्छी तरह से पूरी नींद लो, कम से कम 6 घंटे नींद बहुत हो गई। ठीक है, छोटे बच्चों में रहती है ज़्यादा नींद। हाँ, जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद 5-6 घंटे की ठीक है। ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली। हाँ, और जो हमारा प्रॉब्लम आता है, स्ट्रेस आता है, एक कॉपी में वही में लिखते जाओ, उससे भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। हमारी जो अच्छी अच्छी हॉबीज़ है उसमें इंडल्ज रहो, उसमें बिजी रहो। हाँ, नेचर में चले जाओ, अच्छी अच्छी बातें देखो, नेचर देखो, उसमें घूमो, तो भी स्ट्रेस कम होता जाएगा। मेडिटेशन, ध्यान जो हमें यहाँ पे सिखाया गया, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करो, मेडिटेशन का ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो अभी अपना स्ट्रेस कम होते जाएगा। और इतना करने के बावजूद भी अगर कुछ होता है तो कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, कॉर्टिसोल कम करने के लिए। तो मैग्नीशियम, B12, विटामिन B, ये जो है ये अपना ले सकते हैं। ऐसा एक अंदर उपाय है, और हम यहाँ पे जो सीखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे उपाय यहीं पे अपने को देखने को मिले, करने को मिले। तो मुझे टाइम बहुत ले लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच, आपने जो मुझे संधि दी है उसके लिए थैंक यू।